Assalamu alaikum, dear students. So we will continue our lecture series. In the previous lectures, we discussed about the force laws of motion, and we finished up to the second law of motion and its applications. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेंगे। तो एक स्टेटमेंट जो आम लाइफ में हर कोई जानता है, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये स्टेटमेंट तो हर कोई बंदा जानता है, लेकिन फिजिक्स के एतबार से इसको कैसे एप्लीकेबल बनाया जाए तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, एक है एक्शन और दूसरा है रिएक्शन। तो ये एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या है? एक्चुअल जो यहाँ हम एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, दीज आर द टू फोर्सेस। जो एक्शन और रिएक्शन है, दीज आर द टू फोर्सेस। तो ये दो फोर्सेस है जिनको हम यहाँ पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, मान लीजिए हम एक टेबल लेंगे। तो ये एक टेबल आप कंसिडर कीजिए। तो इस टेबल पे एक बुक रखी है हमने। तो दिस इज अ बुक ऑन द टेबल। तो यहां हम देखिए, जो बुक लाई करती है टेबल पर, इससे फोर्स एक्सर्ट होता है टेबल पर। तो ये एक फोर्स बन जाता है। यहां कौन सा फोर्स? वी विल से इट इज फोर्स ऑफ बुक ऑन टेबल, FBT में लिखूंगा। यानी ये बुक की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, किस पे एक्सर्ट होता है? टेबल पे एक्सर्ट होता है। तो ये एक फोर्स हुआ। अब इस फोर्स को हम यहां नाम रख सकते हैं एक्शन। इस फोर्स को यहां क्या नाम रखेंगे हम? एक्शन। अब जो टेबल है, ये फोर्स वापस एक्सर्ट करता है बुक पे। तो यहां इस डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्सर्ट होगा। उस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑफ टेबल ऑन बुक, FTB में लिखूंगा। तो ये फोर्स जो बन जाएगा, इसको हम यहां नाम देंगे रिएक्शन। अब यहां कितने फोर्सेस वजूद में आए? बुक जब हमने टेबल पे रखी तो एक फोर्स वजूद में आया, किसका? बुक का टेबल पे। तो इसको हमने क्या नाम दिया? एक्शन। अब टेबल की वजह से फोर्स एक्सर्ट हुआ किस पे? बुक पे। तो उसको FTB नाम रखा, यानी फोर्स ऑफ टेबल ऑन द बुक। इसको नाम रखा रिएक्शन। तो ये एक्शन और रिएक्शन जो है, आप क्या समझ लिया आपने? ये फोर्सेस होते हैं। तो ये दो फोर्सेस जो होते हैं, ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के एतबार से, लेकिन इनकी डायरेक्शन को देख लीजिए, ये नीचे की जानिब और दिस वन अपवर्ड्स। तो इनकी डायरेक्शन जो होती है, ये होती है अपोजिट और मैग्नीट्यूड होता है इक्वल। तो हम यहां ये लिख सकते हैं, जो फोर्स ऑफ बुक ऑन टेबल है, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेबल ऑन बुक, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो एक और तरीके से हम ऐसे इसको कह सकते हैं, अगर इसको हम फोर्स F1 कंसिडर कर लेंगे तो इसको फोर्स F2 कंसिडर कर लेंगे। तो वी विल से दिस F1 इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड के एतबार से, लेकिन उनकी डायरेक्शन है अपोजिट। तो ये हुआ, जो एक्शन होती है, हर एक एक्शन के साथ वापस इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो इस एग्जांपल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन द इंटरेक्शन। नाउ हमने क्या लिखा यहां कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी, जैसे बुक और टेबल की एग्जांपल हमने ली, तो यहां हमने देखा कि अगर पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी बुक का लेंगे हम, वो एक्सर्ट करती है फोर्स किस पे? सेकंड ऑब्जेक्ट पे। यानी सेकंड ऑब्जेक्ट को टेबल आप कंसिडर कीजिए। तो ये फोर्स जो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा F1। तो अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो टेबल है, ये वापस फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे? बुक पे। तो ये फोर्स इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये फोर्स जो हमने लिखा, इसको मैं लिखूंगा इट इज F2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जो F1 है ये बराबर है F2 के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के एतबार से हम इसको नेगेटिव लेंगे। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू -F2।
तो ये हुआ यहां तक। अब देख लीजिए क्या होता है, जो एक्शन और रिएक्शन है ये दो फोर्सेस है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये भी एक्सप्लेन होता है कि अगर हम इन दो फोर्सेस को देख लेंगे, ये एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं होते हैं। बुक exerts force on table and table exerts force on the book। तो ये यहां समझने की जरूरत है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये दो फोर्सेस होते हैं, बट दे आर एक्सर्टेड ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन ए सिंगल बॉडी। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस exert on two different objects, not on the single object। तो ये इसमें समझने की जरूरत है कि जो एक्शन और रिएक्शन है ये दो फोर्सेस होते हैं, लेकिन एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं होते हैं, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एग्जर्ट होते हैं, जैसे हमने यहां इसको समझा। तो अब ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमारी लाइफ में बहुत बहुत क्या हर जगह हम इसको एप्लीकेबल बना सकते हैं। इस न्यूटन थर्ड लॉ की बुनियाद पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो देख लीजिए, हम इसकी एप्लीकेशंस की बुनियाद पर इसको समझ लीजिए कि क्या क्या एप्लीकेशंस बन जाती है इसकी। एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद ये और ज्यादा वाजिया हो जाएगा। तो पहली एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे डेली लाइफ में, जो हम वॉकिंग करते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन बन जाती है न्यूटन थर्ड लॉ, या न्यूटन थर्ड लॉ से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज वॉकिंग। तो वॉकिंग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, देख लीजिए, जब हम चलते हैं तो हम अपने पांवों के इवज ग्राउंड को दबाते हैं बैकवर्ड की जानिब। एग्जाम्पल आप गौर से समझिए कि जब हम चलते वक्त अपने पांव इस्तेमाल करते हैं, वी डू नॉट पुश डाउनवर्ड्स, रादर वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स। हम बैकवर्ड की डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश करते हैं। तो हमने किस पे पुश किया, बोलिए, हमने ग्राउंड पे पुश किया, ठीक है ना। तो किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये ग्राउंड जो है ये एक बॉडी बन गई, और जो फोर्स हमने एक्सर्ट किया दैट विल बिकम एक्शन। तो अब वापस क्या होगा, जो ग्राउंड होगा दैट विल पुश अस इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी दैट विल पुश अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहां ये F1 है, ये F2 है। तो ये और ये मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर है, लेकिन डायरेक्शन के एतबार से अपोजिट है। तो जो हमारी वॉकिंग है दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन दिस बेसिस दैट वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स and ground push us forwards and we are able to move forward। तो वॉकिंग के दौरान हम क्या करते हैं, हसल कर लेंगे, नो दैट्स नॉट द केस। तो हमने क्या कहा, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, हमने ग्राउंड को पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया। तो वापस क्या होता है, जो ग्राउंड है दैट पुशेस अस द फॉरवर्ड, दैट पुशेस अस द फॉरवर्ड, तो वी आर एबल टू वॉक। अब क्वेश्चन क्या आपके जहन में आ सकता है कि अगर हमने ग्राउंड को बैकवर्ड्स पुश किया तो उसको F1 हमने करार दिया, तो ग्राउंड वापस हमें F2 फोर्स एक्सर्ट कर, F2 फोर्स फॉरवर्ड की डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, तो वी आर एबल टू वॉक। अब क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे सोच सकते हो कि F1 और F2 जो है, अगर ये मैग्नीट्यूड के एतबार से इक्वल है, डायरेक्शन के एतबार से डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो ऐसा ठीक नहीं है। तो हम यहां कैसे इसको समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल अगर आप देख लीजिए, मैं कार की एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कार है, तो हम कार को पुश करते हैं, एक मैन कार को पुश करता है इस डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा F1। तो जो कार है दैट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द मैन, F2। अब कैंसल कहां होंगे, कैंसल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो F1 है ये कार पे एग्जर्ट होता है, और F2 जो है ये मैन पे एग्जर्ट होता है। सिमिलरली यहाँ F1 ग्राउंड पे एग्जर्ट होता है, F2 मैन पे एग्जर्ट होता है। तो एक ही बॉडी पे एग्जर्ट नहीं होती है। अगर हम एक ही बॉडी का हम केस लेते तो तब हम कह सकते थे ये कैंसल हो जाएंगे, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एग्जर्ट होते हैं, इसलिए ये यहाँ कैंसल नहीं होंगे। तो मैन इज एबल टू वॉक, ये होगी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हम इसकी और एप्लीकेशन लेंगे, एप्लीकेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड एप्लीकेशन हम लेंगे स्विमिंग।
जब हम पानी में नहाते हैं तो तैरते हैं, दरिया में जब होते हैं तो स्विमिंग जो होती है, स्विमिंग कैसे होती है? तो अगर हम ये कंसिडर कर लेंगे, दिस इज अ रिवर। तो जब एक स्विमर इसमें स्विमिंग करता है तो दैट वेरी पर्सन पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब वो पानी को बैकवर्ड की डायरेक्शन में पुश करता है, तो जिस फोर्स से वो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो उसी अब वही पानी इस बंदे पर एक्सर्ट करता है फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां वी पुश वाटर बैकवर्ड, हम पानी को बैकवर्ड की डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो वापस वो पानी जो है पुशेस अस फॉरवर्ड, तो वाटर पुशेस अस फॉरवर्ड। तो ये स्विमिंग में भी हमने देखा कि अगर हम वाटर को पुश करते हैं बैकवर्ड तो F1 बन जाएगा, तो जो वाटर है दैट पुश अस फॉरवर्ड तो F2 बन जाएगा। तो इस तरह से एक स्विमर स्विमिंग करता है। तो इसी तरह से एक और एप्लीकेशन अगर देखेंगे, जो बोटिंग हम करते हैं, तो इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। नंबर फर्स्ट, जब एक बोटमैन ओर का इस्तेमाल करता है, और जब इस्तेमाल होता है, या जिसको हम रडर भी कह सकते हैं, तो वो जब इस्तेमाल होता है, वो ओर को कभी रिवर बैंक के साथ जोर से फोर्स लगाता है। तो ये अगर बंदा किश्ती में बैठा है, तो ये मान लीजिए बंदा किश्ती में बैठा है, तो ये बोटमैन जो है, बोटमैन अपने ओर से पुश करता है ऑन द रिवर बैंक। तो जो बैंक ऑफ द रिवर होगा उसको पुश करता है इस डायरेक्शन में, तो वापस ये बैंक जो है ये फोर्स एक्सर्ट करता है वापस किस पे, ओर पे, और वो फोर्स एक्सर्ट होता है बोट पे, तो बोट इज एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो ये एक केस हुआ बोटिंग में। नंबर सेकंड, ये है जंपिंग आउट ऑफ द बोट, जंपिंग आउट ऑफ बोट। आपने ये कभी महसूस भी किया होगा, जब आप कभी दरिया क्रॉस करते हैं बाय यूजिंग द बोट्स, तो आपको जब बाहर आना होता है, तो ये जब बैंक के नजदीक पहुंच जाती है किश्ती, तो आप छलांग मारते हो यहां। तो जब आपने छलांग मारी, तो आप एक्चुअल किस पे फोर्स एक्सर्ट करते हो, किश्ती पे। तो बोट पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया इस डायरेक्शन में, तो ये बोट जो है इट एक्सर्ट्स फोर्स यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and you are able to jump out of the boat. तो again it is explained by the Newton's third law of motion. तो ये हुआ jumping out of boat। अब इसी तरह से एक और एप्लीकेशन है रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग, पहले मैं इसके लिए इससे सिंपल एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा। आपके पास कभी बैलून होता है, तो आप उस बैलून में जब एयर भरते हो, तो फिर अगर उसको छोड़ देते हो इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैं यहां डायग्राम बनाऊं, ये मान लीजिए ये आपके पास था बैलून फिल्ड विद एयर। अगर आपने इसमें एयर फिल किया, फिर इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, यानी जो इसका माउथ था दैट वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें से जो एयर होगा दैट विल कम आउट एंड दिस बैलून राइजेस अप। आपने देखा होगा, और तब तक ये राइज होता जाएगा जब तक इसमें से एयर बाहर निकला जाएगा। होता क्या है, जो एयर रश करता है आउट ऑफ द बैलून, तो उस पे एक्चुअल बाय द वॉल्स ऑफ द बैलून फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको F1 कहेंगे। तो जो एयर बाहर आ जाता है, तो वो एयर एक्चुअली एक्सर्ट फोर्स करता है बैकवर्ड ऑन द बैलून, तो उससे क्या होता है, ये F2 बन जाता है, एक एक्शन बन गया, एक रिएक्शन बन गया, तो बैलून मूव होता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपने डेली लाइफ में देखा होगा। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए। तो रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, जब रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं तो उनमें फ्यूल्स भरे होते हैं। तो रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, अगर हम देखेंगे ऐसे, ये मान लीजिए ये हम कंसिडर करते हैं, तो इसमें फ्यूल भरा होता है। तो आपने टेलीविजन पे
ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, तो इसमें जो फ्यूल जल जाता है तो उससे स्मोक आ जाता है, बहुत ज्यादा स्मोक बाहर आ जाता है फ्रॉम द नोजल पोर्शन ऑफ द रॉकेट। या हमने रॉकेट की एग्जांपल ली, तो रॉकेट में फ्यूल जो भरा होता है, वो फ्यूल बर्न होने के बाद बहुत सारा स्मोक छोड़ देता है थ्रू द नोजल वाल्व। तो जब इससे स्मोक बाहर आ जाता है, इट कम्स एट वेरी हाई फोर्स, तो उसको F1 कंसिडर कीजिए। तो वही स्मोक एक्चुअल फोर्स एक्सर्ट करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द रॉकेट, तो ये F2 बन जाएगा। तो इस तरह से जितना ये राइज ऊपर होता जाएगा, तो जो ये स्मोक है, ये स्मोक इस पे फोर्स एक्सर्ट करता जाएगा, तो ये रॉकेट जो है इट गेट्स फॉरवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन द स्पेस। तो ये रॉकेट लॉन्चिंग जो है, इसमें स्मोक कमिंग आउट, जो स्मोक बाहर आ जाता है, वो विद फोर्स बाहर आ जाता है, तो वही एक्सर्ट करता है बैकवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट। तो वो रॉकेट पे बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करके रॉकेट लॉन्चिंग में हेल्प करता है। तो यहां भी ये एक्सप्लेन होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एतबार से। अब एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। यहां एक और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स जब गन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो गन को अपने शोल्डर से रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, एक्चुअल क्या होता है, जब गन से बुलेट बाहर आ जाती है, व्हेन द बुलेट कम्स आउट ऑफ द गन, तो क्या होता है, एक्चुअल अंदर स्प्रिंग और सिस्टम जो होता है उसका, उससे बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वो बुलेट जो है दैट कम्स आउट ऑफ द गन एट ए वेरी हाई स्पीड, एट ए वेरी हाई वेलोसिटी। तो वो जब आगे जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, तो गन की जो पाइप होती है, तो उस पे ये बुलेट फोर्स वापस एक्सर्ट करता है। तो अगर हम कहेंगे फोर्स ऑफ गन ऑन द बुलेट टू कम आउट ऑफ इट, उसको F1 लेंगे इस डायरेक्शन में, तो जो बुलेट है वो वापस फोर्स एक्सर्ट करती है किस पे, गन पे, तो उसको F2 कंसिडर कर लेंगे। तो पहले हमें क्या समझना है, यहाँ रिकॉइलिंग। अगर ये इस पोजीशन पे था, तो ये गन जो है, ये हम मान लेंगे ये रिकॉइल हुआ, यानी इस पे जब बुलेट ने फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये इस पोजीशन पे पहुंचा। तो वी विल से यहां तक ये वापस आया इस डायरेक्शन में, इसको हम रिकॉइल कहेंगे, यानी वापस आया इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है, जब इस पे फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो सोल्जर्स केप्ट देयर गन्स विद देयर शोल्डर्स। तो शोल्डर में एक्चुअल ये कैपेसिटी होती है, इट कैन होल्ड दैट वेरी फोर्स। तो इसीलिए इट इज एडवाइजर फॉर देम टू टेक गन्स विद देयर शोल्डर्स ड्यूरिंग द यूज ऑफ द गन। अब मैं क्या कह रहा था आपको, इससे एक और चीज एक्सप्लेन होती है, दैट इज अगर ये बुलेट इतनी तेजी से बाहर आ जाती है, क्यों ना गन भी उतनी ही तेज रफ्तार से वापस आ जाता है। तो यहां फिर आ जाती है मास की बात। यानी क्वेश्चन ये है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन आपने समझा होगा कि जब बुलेट गन से बाहर आ जाती है तो ए वेरी हाई वेलोसिटी, लेकिन ये बुलेट वापस फोर्स एक्सर्ट करती है गन पे, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करके वापस आ जाता है, तो इसको रिकॉइल कहते हैं। तो यहां क्या है, इट इज एडवाइजर टू यूज विद द शोल्डर्स। तो शोल्डर जो होते हैं इसके साथ रखा जाता है। तो ये हुई एक बात। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बुलेट बहुत तेजी से गन से बाहर आ जाती है, तो क्यों न गन भी उतनी ही तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो मैंने आपको कहा कि यहां आती है मास की बात। कहां से एक्सप्लेन कर लेंगे, सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर लेंगे। सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां गन का वापस आना, यहां बुलेट का इधर जाना, तो ये क्या है, क्यों, इट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
तो ये हमने देखा गन का मास ज्यादा है, इसमें एक्सेलरेशन कम आ जाएगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विल बी लेस। और जो गन है उसका मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम आ जाएगी। तो ये एक्सप्लेन यहां होता है कि मास डिपेंडेंट भी एक्सेलरेशन बन जाती है। तो इसको हम सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक और एप्लीकेशन आप ध्यान रखोगे, दैट इज होज पाइप, होल्डिंग अ होज पाइप बाय फायरमैन। जो फायरमैन होता है एक्सटिंग्विशिंग द फायर, तो जब वो पाइप को होल्ड करते हैं तो वो डिफिकल्टी उनको महसूस हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? तो एक्चुअल क्या है, जो होज पाइप है उससे पानी जब बाहर आ जाता है तो दैट इज टू मच अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो बड़ी तेज रफ्तार से, बड़े प्रेशर से वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ फोर्स एक्सर्ट होता है बहुत ज्यादा। तो ये वाटर जब पाइप से बाहर आ जाता है एट वेरी हाई वेलोसिटी, एट हाई स्पीड, तो ये पानी वापस होज पाइप पे फोर्स एक्सर्ट करता है जो होल्ड की होती है फायरमैन ने। तो उससे क्या होता है, फिर उससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो फायरमैन होता है वो डिफिकल्टी महसूस करता है उसको होल्ड करने में। तो यहां भी ये एक्चुअल एक्सप्लेन होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हमने यहाँ डिस्कस की। तो होप यू विल learn it and will understand all of the applications and will try the questions given in your textbook. तो that's all about this. तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, दैट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस यूनिट। तब तक के लिए अल्लाह।